नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लेकर के चल रहे हैं बीपीएससी की सीरीज। बीपीएससी के सीरीज़ में ये बीपीएससी के लिए एक रिसोर्स ट्रैकिंग महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसोर्स ट्रैकिंग से मतलब है कि क्या आप जो रिसोर्स पढ़ रहे हैं उससे सवाल पिछले बीपीएससी में आए हैं या नहीं, या ऐसे ही कोई कह दिया कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एसपीडी पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, क्राउन पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, या XYZ कोचिंग की नोट्स पढ़ लो, तो आप उस पर आँख बंद करके पढ़ने लगते हैं। तो इसके बजाय क्या हो सकता है कि हम पिछले 5 पेपर का रिसोर्स देखेंगे कि क्या यहाँ से सवाल हल हो रहा है। अगर हो रहा है कम से कम 90% सवाल, तो वो रिसोर्स हमारे लिए यूज़फुल है, अन्यथा अनयूज़फुल है। तो रिसोर्स ट्रैकिंग की सीरीज़ में हम लेकर के चल रहे हैं। अभी वर्तमान में बिहार स्पेशल की रिसोर्स को ट्रैक कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में ये सेकेंड वीडियो होगा और इसमें हम देखेंगे 17वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम को। 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो दिसंबर 2024 में हुआ था। इसमें हम 3 रिसोर्स को लेंगे। नंबर 1, ये मेरा कॉपी है, सेल्फ कॉपी। नंबर 2, केबीसी नैनो के बिहार समग्र। और नंबर 3, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे सेल्फ कॉपी से वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर फिर नहीं होता है तो फिर हम केबीसी नैनो का सहारा लेकर के उस प्रश्न को सोल्व करने की प्रयास करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो मेरे कॉपी में है वो केबीसी नैनो में नहीं मिलेगा, और जो कोई क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाता है तो वहाँ पे हम केबीसी नैनो को नहीं देखेंगे। चलिए, और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स का सहारा लेंगे। इससे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ से आप देख रहे हैं। अगर प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट के यहाँ से आपको मिल जाएगा, और यहाँ से सिलेबस एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके प्लेलिस्ट का ये स्कैनर दिया हुआ है, आप वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। ये 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का सेट ई है। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट हो तो वहाँ पे प्रश्न संख्या बदल सकता है, उसके लिए आप घबराएंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन वही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी चैनल पे हमने सिलेबस एनालिसिस के लिए एक सिलेबस एनालिसिस कर रखा है। वैसे तो बीपीएससी बहुत कम ही लिखता है सिलेबस के बारे में, लेकिन जब हम प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे उसे डिकोड करते हैं तो ये निम्नलिखित टॉपिक मुझे प्राप्त होता है। आइए तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या क्या। अगर आप अभी तक सिलेबस एनालिसिस का ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, वरना हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को पिन कर देंगे। प्लेलिस्ट के लिंक को आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। चलिए आइए, तो इसमें पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, बिहार के आधुनिक इतिहास, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार के भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के वन एवं वनस्पति, बिहार की योजना, बिहार के कृषि एवं सिंचाई, बिहार के खनिज संसाधन, बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार के वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार, बिहार की नदियाँ, झीलें, प्रपातें एवं नहरें, बिहार के कला एवं संस्कृति, बिहार के परिवहन व्यवस्था, बिहार के प्रमुख पुस्तकें एवं समाचार पत्र पत्रिकाएं, बिहार के उद्योग एवं कारखाने, बिहार
के ऊर्जा संसाधन एवं अंतिम 1 वर्ष के करंट अफेयर। फिर से मैं बता दूं कि जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से इस चेकलिस्ट का, इसी प्रकार के चेकलिस्ट का PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे प्रिंट आउट करा करके और जो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उसे इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं। इससे आपका सिलेबस के टॉपिक ट्रैक होगा कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है और कौन सा टॉपिक बाकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित जिले में से कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये प्रश्न है बिहार के कला एवं संस्कृति से, जिसमें आपको मेले, महोत्सव इत्यादि पढ़ने होते हैं। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि ये मेरे सेल्फ कॉपी से है। जब आप कॉपी में हमने एक एटलस मतलब सेक्शन बनाया है जहाँ पे मानचित्र के माध्यम से विभिन्न तथ्यों को याद करने के प्रयास किया है। वहीं पर अब आप जाएंगे तब बिहुला महोत्सव लिखा हुआ मिलेगा एक सेक्शन। ये जिला है भागलपुर। भागलपुर जिला के माध्यम से हमने तथ्यों को याद करने का प्रयास किया है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में वैशाली, भागलपुर, जमुई एवं मधेपुरा है। ये विविध सेक्शन मतलब अलग अलग सेक्शन से बने हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन इसे हम बिहार के खनिज संसाधन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। बिहार के खनिज संसाधन से जोड़ करके देख सकते हैं, या बिहार के भूगोल सेक्शन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। ये मेरे कॉपी से किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, आइए देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक सोना का भंडारण जमुई में है, जो कि धरवार चट्टानों में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया इलाके में ये मिलता है। ये 67वीं BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। आइए, तो अब यहाँ हम जमुई को मिला देते हैं सोना से। तो पहले 1 मिल गया, तो इससे हम काटने के प्रयास करते हैं। देखेंगे C का 2 कौन में मैच कर रहा है। क्या C का 2 है ऑप्शन नंबर ए में? तो ये गलत हो जाएगा, नहीं है। B में है, नहीं है। C में है, नहीं है। D में C का 2 है, तो इकलौता ऑप्शन बचा, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसके साथ मैच करेंगे तो A का हो जाएगा 4। पुष्प उत्पादन कहाँ होता है? वैशाली में। B का 1 भागलपुर में रेशमी वस्त्र एवं मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना है। ये अन्य स्रोत से भी मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमने 3 सोर्स के ही यूज करेंगे। फिर बता दें कि ये अपना कॉपी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये फिर जब हम सिलेबस देखते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हम सिलेबस से जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे। जब हम सिलेबस देखते हैं कि ये बिहार के आधुनिक इतिहास में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कांग्रेस, बिहार एवं कांग्रेस टॉपिक पढ़ना मिलता है, जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1912 में बिहार का यह पहला अधिवेशन था 1912 में, जिससे जो क्रम का 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था और RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? RN मधोलकर। तो यह भी अपने कॉपी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को हम सिलेबस से मैच करेंगे और स्रोत को भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो ये हर्यक वंश ये बिहार के प्राचीन इतिहास से है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर सिलेबस का टॉपिक मिलाता हूँ कि क्या इस टॉपिक से बाहर भी सवाल आता है। अगर नहीं आता होगा तो मेरा सिलेबस डिकोड करना एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा। चलिए, तो ये आप देख लीजिए बिहार का प्राचीन इतिहास से है। अब यहाँ देखिए, हर्यक वंश जब हम अपनी कॉपी में देखे उल्टाते हैं तो देखते हैं कि बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना प्रारंभ किया था। तो हर्यक वंश के संस्थापक भी था। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपने कॉपी से है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ये बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष ये एक पुस्तक है। तो आप इसे बिहार के आधुनिक इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ पे आप कांग्रेस पढ़ेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। अन्यथा आप बिहार के प्रमुख पुस्तक, समाचार एवं पत्र पत्रिकाएं के रूप में भी इसे पढ़ने को आपको मिल सकता है। चलिए, तो जब हम अपने कॉपी के बिहार के कांग्रेस वाला सेक्शन में गए तो वहाँ मिला कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्षों का इतिहास पुस्तक के संपादक कौन है? पीएन ओझा। आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल गया क्या? पीएन ओझा। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन भी अपने कॉपी से ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के बाद बिहार पर कौन सा वंश ने शासन किया? नो डाउट आप इसे भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास में। लेकिन जब हम बिहार के प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ भी मुझे मगध पढ़ने को मिलता है। तो ये सिलेबस के किस भाग से हो गया? बिहार के प्राचीन इतिहास। ये कहाँ से आया हुआ है? तो यहाँ देखिए, जब अपने कॉपी के सबसे पहले मगध पढ़ते हैं, मगध में जब हम शिशुनाग वंश पढ़ लेते हैं, शिशुनाग वंश में कालाशोक के बाद तो हमें नंद वंश देखने को मिलता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और यही घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश। ये भी अपने कॉपी से ही आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ये सिलेबस के कहाँ से मिलेगा? तो ये बिहार के जब भूगोल पढ़ेंगे, वैसे कि हम तो ये पढ़ भी लिए हैं बिहार के भूगर्भिक संरचना जो विद्यार्थी ने हमारे YouTube चैनल से बिहार के भूगर्भिक संरचना के वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, वो एकदम 100% एग्री करेंगे कि हाँ सर, ये सवाल हमसे सॉल्व हो जाता है। जब हम इस कॉपी में चलते हैं आगे, जब अपने कॉपी में देखते हैं तो मुंगेर की पहाड़ी, यह बिहार के दक्षिण में स्थित है। इन पहाड़ियों में बक्साइट तथा स्लेट के नीचे पाए जाते हैं। मुंगेर में खगरपुर की पहाड़ियाँ तथा गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ का विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। इसको पढ़ करके जब हम इसे सोल्व करने आते हैं तो उत्तर बिहार का मैदान बिल्कुल नहीं, दक्षिण बिहार का मैदान भी नहीं है क्योंकि पठारी भाग है, मतलब पहाड़ी भाग है। सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं, सोमेश्वर की पहाड़ी तो आपको पश्चिम चंपारण में मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण का पहाड़ी भाग। ये भी क्वेश्चन अपने कॉपी से है, बैक टू बैक अभी अपने कॉपी से ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वैसे तो ये इस क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, ये भी बात है ना कि सिलेबस में अपने कहाँ पे आएगा। तो जब हम बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में हमको पढ़ना होगा ऊर्जा टॉपिक। ऊर्जा में हम पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजना के बारे में, जल विद्युत परियोजना के बारे में। ये अपने कॉपी से नहीं मिला है क्योंकि उसमें जल विद्युत परियोजना को कवर नहीं किया गया था। तो ये कहाँ से मिला है, केबीसी नैनो की बिहार समग्र बुक से, जहाँ पे बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1882 में। तो ये एकमात्र क्वेश्चन है जो अपने कॉपी से नहीं मिला है, केबीसी नैनो की बुक से मिला है। चलिए, इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो अपने कॉपी से ना हो। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार के पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ये क्या बनी है, तो ये सिलेबस में कहाँ पे आएगा, तो बिहार के करंट अफेयर अंतिम 1 वर्ष के लगभग में जो होता है वहाँ से इस सिलेबस में ये आएगा, बिहार के करंट अफेयर में। अब ये आया कहाँ से है, तो न्यूज़पेपर से। अब देखिए, माधवी मधु कश्यप बिहार की पहली एएसआई बनी है, मतलब दरोगा। सफलता के श्रेय ये दे रही है, तो ये न्यूज़पेपर से आया हुआ है। तो क्या बनी है, बिहार के उप निरीक्षक, न यातायात पुलिस, न बिहार रेजिमेंट के हवलदार और न बिहार परिवहन के संचालक। तो इसका रिसोर्स क्या होगा, न्यूज पेपर। अगेन आपको बता दें कि अगर आप न्यूज़पेपर कटिंग प्राप्त करना चाहते हैं डेली के डेली, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सफ़र एजुकेशन से, जहां प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर के पढ़ के उसका जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले न्यूज़ है उसको अति नोट्स बना करके प्रोवाइड किया जाता है। आइए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का नाम क्या है। तो ये सिलेबस में कहाँ पे आएगा, तो ये बिहार के कला एवं संस्कृति में हम आएगा, जब मेला एवं महोत्सव पढ़ेंगे। ये भी अपने कॉपी से क्वेश्चन आया है। ये कॉपी से किस प्रकार से आया है, तो जब हम मैप देखेंगे, बिहार में मैपिंग के माध्यम से कला एवं महोत्सव देखने का प्रयास करेंगे, तो सोनपुर मेला जो है, जब आप ही इससे पहले आपको बताया कि जब आप नदियाँ पढ़े हुए होंगे तो इस प्रकार से यहाँ गंगा गुजरती है, गंगा और सोन नदी यहाँ पे आकर के मिलती है, ये सोन नदी है। तो गंगा एवं सोन के संगम कहाँ होता है, ये सोनपुर में। सोनपुर मतलब ये जिला कौन सा पड़ता है, तो भोजपुर जिला, सॉरी सारण जिला, सारण छपरा में, सारण जिला के ये सोनपुर में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा मेला होता है, सोनपुर मेला। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो गंगा एवं गंडक नदी, गंडक नदी था, सॉरी गंडक नदी, गंगा एवं गंडक नदी। गंगा एवं गंडक नदी को हम देखें तो ये देखिए, गंगा नदी इस प्रकार से, ये है गंगा नदी और यहाँ से आती है गंडक नदी। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है हाजीपुर में। कहाँ,
हाजीपुर में, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? सोनपुर मेला। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है, सोनपुर मेला। ये भी अपने कॉपी से ही प्रश्न आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? सबसे पहले बता दें, अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो कितने लोग कहेंगे कि आपके कॉपी से नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो हैंड रिटन फॉर्म, हाथ से लिखे हुए नोट्स ना बना करके प्रिंट आउट को ही सीधे के सीधे चिपका दिया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट छापना पड़ता है और प्रत्येक साल बदलता भी रहता है, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये सिलेबस में कहाँ आएगा? तो ये सिलेबस में आएगा बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था में जब हम पढ़ेंगे क्या? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, या इसे आप करेंट अफेयर में भी ले सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को आप करेंट अफेयर के भी भाग मान सकते हैं या बिहार की अर्थव्यवस्था के भी भाग मान सकते हैं। तो यहाँ पढ़िए, आइए देखिए। बिहार में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र कितना है? 19.97%। तो 19 के करीब कौन है? न 17 है, न 26 है, न 33 है। या तो 19 होता या 20 होता। तो क्या आंसर हो जाएगा? 19%। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी अपने कॉपी से ही आया हुआ प्रश्न है। आइए अब हम देखते हैं बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? ये अपने सिलेबस में कहाँ आएगा? तो ये करंट अफेयर में आएगा। और ये आया कहाँ से है? तो ये न्यूज़पेपर से आया है। उसे पेश करता है कौन? बजट पेश करता है वित्त मंत्री। तो उस समय वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। तो कौन पेश किए? सम्राट चौधरी। ये पेपर से आया हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? अपवाहित मतलब कौन सा नदी, किसका अपवाह क्षेत्र बिहार में है? तो ये आ जाएगा बिहार के भूगोल कहें या फिर हम अलग टॉपिक ले तो बिहार की नदियाँ कहें। तो ये कहाँ बनेगा अपने कॉपी में? तो अगर हम देखते हैं तो इस सभी नदी के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो ये देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये 3 नदी जो कि महानदी, नर्मदा एवं यमुना बिहार से कहीं गुजरती ही नहीं है। तो कौन सा नदी हो जाएगा? घाघरा नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ घाघरा नदी गुजर रही है। तो ये भी अपने कॉपी से ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक आवंटन हुआ है? ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है। सिलेबस में ये करंट अफेयर में आएगा। तो सबसे अधिक कहाँ दिया गया है? तो 22% बजट शिक्षा पे खर्च किया गया है। अगेन ये न्यूज़पेपर कटिंग है। अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे प्रत्येक दिन आपको न्यूज़पेपर कटिंग मिल जाएगा एवं महीना के अंत में न्यूज़पेपर कटिंग की मैगजीन भी मिल जाएंगे। तो सर्वाधिक योगदान कहाँ हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। ये अपने न्यूज़पेपर कटिंग नोट से सवाल है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये अपना जो कॉपी है बिहार स्पेशल की कॉपी, यहाँ से कुल कितने प्रश्न आए हैं? 10 आप काउंट कर सकते हैं।
यह हम आपको काउंट करके बता दें। और 1 मिला है समग्र से और 3 मिला है करंट अफेयर न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट से। इस प्रकार से टोटल 14 क्वेश्चन था। 14 में 10 आया है अपने कॉपी से, 1 आया है बिहार समग्र से और 3 न्यूज़पेपर कटिंग से। तो फाइनली एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने रिसोर्स से बाहर है। 100% सवाल अपने और रिसोर्स से ही आया है। तो आप फाइनली डिसाइड कर ले कि बिहार स्पेशल के लिए रिसोर्स क्या होनी चाहिए। अब और आपको अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। फिर से वही बता दें कि अगर आप जिस प्रकार से देखे हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इसे स्कैन करके, वरना टेलीग्राम पे सफ़र एजुकेशन सर्च करके। इस यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं वीडियो। अगर आप बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो इसे स्कैन करके जा सकते हैं, वरना यूट्यूब के माध्यम से भी वहाँ प्लेलिस्ट पे में जा करके जा सकते हैं। और ये बिहार स्पेशल के सिलेबस एनालिसिस का प्लेलिस्ट है। आप इसे स्कैन करके या प्लेलिस्ट में जा करके और अन्य जैसे कि हम सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं और 6वीं से लेकर के 71वीं तक के बीपीएससी के सिलेबस को बीपीएससी के ये सिलेबस की एनालिसिस है। हाँ, ये सिलेबस एनालिसिस के है जो आपको चेकलिस्ट वाला मिला है ना। तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो अपने द्वारा डिसाइड सिलेबस से बाहर था, सिलेबस की टॉपिक से बाहर था, और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो अपने रिसोर्स से बाहर के प्रश्न था। और 14 में से 10 प्रश्न अपने कॉपी से ही था। 1 प्रश्न अपने कॉपी से नहीं बना तो केबीसी नैनो का सहारा लेना पड़ा, और 3 तो करंट अफेयर था तो वो न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट से था। तो इस प्रकार से आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्या मेरे कॉपी और मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या जो मैंने सिलेबस की टॉपिक दिया है उस सारी टॉपिक को कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आप इस पे खुद स्वयं निर्णय ले सकते हैं। मैंने जो तथ्य था वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। चलिए इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे किसी इनोवेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।